हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रोमो एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूपी बोर्ड की क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। दोस्तों, ये प्रश्नावली 1.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास अगर पुरानी बुक है तो ये आपको 1.2 पर भी मिल सकती है। दोस्तों, ये सीरीज चलने वाली है मैथ की, जिसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक सारे चैप्टर सिलेबस वाइज करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस जो 2023-24 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, दशमलव प्रचार जो है शांत और अशांत आवर्ती, ये तीनों ही चीज आपकी हट चुकी हैं। आपको केवल पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, और एलसीएम और एचसीएफ के यानी कि लासा और मात्रा के बेस पर कुछ तो सवाल आएंगे सीधे सीधे कि चार संख्या दे दी जाएंगी, तीन संख्या दे दी जाएंगी, और कहा जाएगा आपसे कि इस विधि द्वारा या अभाजन गुणनखंड विधि द्वारा इसका लासा ज्ञात कीजिए, इसका मासा ज्ञात कीजिए। और लासा और मासा के ही कुछ सवाल आपके आएंगे भाषा के ऊपर। उसके बाद आएंगे आपकी परिमेय संख्या जो भी है, √2, √3 या √5। इनका आप सत्यापन कीजिए, मतलब जांच कीजिए कि ये रूट संख्या 3 है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसमें तीन चीजों को पढ़ना है। इन तीन चीजों को 2023-24 में हटा दिया है। बात करेंगे 2024 और 25 के सिलेबस की, तो जैसे ही अगर वो न्यू अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करा दूंगा। जो जो चीज अगर आपकी बढ़ रही है या छूट जाएगी 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। अब चैप्टर का जैसा ही नाम हमारा है वास्तविक संख्या है, तो हमको पता होना चाहिए संख्याएं होती कौन कौन सी है। तो आपको ये पता है जितने भी काउंटिंग नंबर हैं या जिन भी अंकगणितीय मापन जिनका हम यूज करते हैं काउंटिंग करने के लिए, जिनका हम बता सकें कि काउंट करके कि इतना है, ये इतना है, पांच है, चार है, तीन है, तो हम वो कहते हैं संख्या है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है ना। जैसे इसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, या हम कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग ही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या में आपकी परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। कभी कभी आप जब सवाल को सॉल्व करते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि n माने क्या। तो हमेशा याद रखो प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी है। देखो, जीरो की खोज हुई थी, तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता, ये चीज याद रखो। जब भी आपसे कहा जाएगा प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, आगे तुम आप इनफाइनाइट तक चले जाओ तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या कही जाती है। तो 1 2 3, आप जीरो नहीं मानना बस। प्राकृतिक संख्या आप जीरो नहीं मान सकते। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में एक नंबर में पूछ भी ले जाता है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको ऑप्शन दे देगा 0 1 2 4। तो आपको टिक किसी पर करना है, जीरो पे। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं में आपने जीरो भी ऐड कर लिया तो ये हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। तो आप जब भी सवाल आए तो प्राकृतिक संख्या में ये चीज याद रखना कि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं आगे। जब हमने देखा था कि हमको एलसीएम ज्ञात करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, हमको लासा ज्ञात करना है, हमको मासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें दो टर्म आते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। हमको ये पता तो होना चाहिए कि भाज्य संख्या आखिरकार होती कौन सी, ये अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हमेशा याद रखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड, वो हमारी कहलाती है भाज्य संख्या। अब ये गुणनखंड क्या होता है, ये दो शब्द आपको मिलेंगे, गुणनखंड और गुणज, एक जैसे मिलते हुए। जिसमें आपसे बात करूं छह, तो छह को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं। आप कहोगे छह जो है वो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा। तो जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दें वो हमारी कहलाती है गुणनखंड। तो छह का क्या होगा, एक दो तीन छह, केवल इसके चार गुणनखंड हैं। फिर आता है गुणज। गुणज होता है जो छह से कटने वाली संख्याएं या दी हुई संख्या से जितनी संख्याएं कट जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, गुणज होती हैं। तो जैसे छह से कटने वाली संख्या, पहली संख्या तो हमारी छह ही होगी, उसके बाद 12 होगी, उसके बाद 18 होगी, और डॉट डॉट काफी संख्याएं हैं। तो अगर मैं बात करूं छह के आप गुणनखंड बता दिए कितने हैं, तो आप कहोगे छह के जो गुणनखंड है एक दो तीन और चार। छह के जो गुणनखंड है वो है हमारे चार। और अगर मैं कहूं छह से कटने वाली कितनी संख्या, इनकी संख्या बता दी, तो आप कहोगे छह से छह भी करता है, 12 भी करता है, 18 से करता है, 24 करता है, 30 करता है। मतलब काफी संख्याएं ऐसी हैं जो हम नहीं बता सकते। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, वो हमारे लिमिटेड होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं गुणज की तो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है। तो गुणनखंड क्या होते हैं, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करते हैं, या वह संख्या जो दी गई संख्या है, वो तो वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा,
गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या के दो या दो से दो नहीं, दो से अधिक ही होनी चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो 6 हमारी क्या चाहिए, भाज्य संख्या। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12। तो 12 के आप कहेंगे गुणनखंड क्या क्या है, तो 12 के कितने कटेगी, एक से कट जाएगी, दो से कटती है, तीन से कटती है, चार से, छह से और 12 से। तो 12 के गुणनखंड होंगे जो कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो 6 इसके गुणनखंड है, तो ये भी हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। और आप गुणज की बात करें तो 12 से कटता है 24 से 36, और भी 12 से करने वाली बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। फिर आती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। अब दो गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, या तो वो खुद से कटेगी और या वो एक से विभाजित होगी, तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं, पांच, पांच जो है वो एक से कटेगी और पांच से कटेगी, और इसके अलावा ये किसी से नहीं कटने वाली। तो इसके केवल दो ही गुणनखंड है, एक तो वो खुद होगी और एक एक। तो जिसको वो खुद से कटे और एक से कटे वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी, या जिसके केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन ये आता है आपका यूपी बोर्ड में, कई बार पूछा गया है एमसीक्यू में, क्योंकि जैसे आपको पता है 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो 20 एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब लड़की कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ऑप्शन देता है एक, दो, तीन, पांच, और इसमें कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए आप कौन सी है। अभाज्य तो कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लड़के जो टिक करते हैं वो आपका एक पर टिक कर देते हैं, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बोर्ड में गलत हो जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो दो। अब एक क्यों नहीं है, देखो एक है क्या, ये भाज्य है, ये अभाज्य है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ लेता है एक है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या दोनों में से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन दे देगा। तो देखो मैंने पकड़ी थी भाज्य संख्या, तो हम कहते हैं एक क्या भाज्य संख्या है, एक की गुणनखंड करिए आप, एक की जैसे गुणन करोगे तो ये केवल एक से करता है और किसी से नहीं करता। जबकि भाज्य संख्या के लिए जरूरी है कि वो सारी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य कहलाएंगी, और इसका केवल एक ही गुणनखंड है तो ये भाज्य तो है ही नहीं। उसी हिसाब से अभाज्य के लिए जरूरी है कि केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, और इसका भी केवल एक ही है तो ये अभाज्य भी नहीं है। तो आपका जो सही होगा वो यही होगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। ये बात याद रखना, सबसे छोटी क्या है, दो। अब दो जो है वो एक सम संख्या है, जैसा आप लोग जानते ही हैं, दो हमारी क्या है, एक सम संख्या है। और जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, केवल दो को छोड़कर। दो हमारे एक अपवाद में है, दो को छोड़कर, दो को छोड़ दीजिए आप, सम संख्या है ये दो, दो को छोड़ दीजिए, बाकी सारी संख्याएं जो सम है वो भाज्य संख्याएं हैं, और दो हमारी एक अभाज्य संख्या ये अपवाद में है। और विषम संख्याएं जितनी भी हैं हमेशा याद रखिए वो भाज्य भी हो सकती हैं और अभाज्य भी हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आप तीन को ले लीजिए, तीन जो है वो कैसी है, अभाज्य संख्या है, और कैसी है, विषम संख्या है। ठीक है ना। और पांच ले लीजिए, ये भी तुम्हारी कैसी अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। आप नौ को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, नौ को। नौ हमारी कैसी है, विषम संख्या है, लेकिन ये कैसी है, भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि ये देखो एक से कटेगी, तीन से कटेगी और नौ से कटेगी, तो इसके गुणनखंड जो हो गए वो दो से अधिक हो गए, तो ये कैसी होगी, भाज्य संख्या हो गई। आप 15 को ले लीजिए, 15 कैसी विषम संख्या है। आप विषम तो जानते होंगे, जो दो से ना कटे और जो दो से कट जाए वो सम। ठीक है, तो विषम संख्या जो है 15 है, और इसके में गुणनखंड होगा तो एक से कटेगा, तीन से कटेगा, पांच से कटेगा और 15 से कटेगा, तो गुणनखंड इसके कितने हो गए, चार हो गए। तो ये 15 कैसी है, भाज्य संख्या है। तो हमेशा याद रखें विषम संख्या भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप में एक क्वेश्चन में ये दी गई है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसके बेस पर ही आपके सवाल पहले एक्सरसाइज के दिए गए हैं। तो ये है क्या, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका कहा जाएगा लासा निकालो, मासा निकालो, तो यही कहा जाएगा कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड द्वारा। अब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं, यही हमारी प्रमेय है कि आप भाज्य संख्या जो भी है कोई भी हो, आप उसको अभाज्य संख्या की घातों के रूप में लिख सकते हो। अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि जितनी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं का क्या होती है, गुणनफल होती है, कि हमेशा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपने जैसे ही किया वो हमारा भाज्य संख्या होता है। और ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों में से कोई नहीं या दोनों। तो हमेशा याद रखो कि अभाज्य संख्या का जो भी गुणनफल आएगा वो हमेशा क्या बन के आता है, भाज्य संख्या बन के आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 30 का, तो 30 जो है वो तुम्हारी क्या चीज, कई संख्याओं से कटने वाली है, और ये क्या अभाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कैसे होगा, आप 30 लिखोगे, और ये देखो कितने से करती है, 30 जो है आप कहोगे दो से करती है, फिर कितनी बार, 15 बार में, फिर आप कहोगे ये तीन से करती है, कितनी बार, पांच बार में, फिर आप
5 से कटती है, तो ये एक बार में। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। और देखो, 2 कैसी अभाज्य संख्या है, 3 कैसी अभाज्य संख्या है, 5 कैसी अभाज्य संख्या है। तो देखो, 2 गुणा 3 गुणा 5 तुमने अभाज्य संख्या का गुणनफल किया, और ये हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो 30 के अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह आप 210 के कर लीजिए। तो पहले आप 210 लिखिए, 210। 2 से काटिए, 2 एकम 2, जाने का दिए जो 2 पंज 10। फिर काटिए 2 से, 2 पंज 10, और 2 एकम 2। सॉरी, 2 से नहीं कटेगा ये। 2 से काटा आपने, 2 एकम 2, ना जाने का दिए 0, 2 पंज 10। अब काटिए 5 से, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। फिर काटिए 3 से, 3 सत्ते 21। फिर काटिए 7 से, और कट गया। तो ये होगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब हमेशा याद रखिए, जो उनका क्रम है वो हमेशा आरोही क्रम में रखा जाता है, तब ज्यादा बेटर है। देखो, आपको पता है, मैं आपसे कहूँ 15 का, तो आप कहोगे 5 गुणा 3 भी 15 होता है, और 3 गुणा 5 भी 15 होता है। लेकिन मैं जब आपसे कहूँ कि इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो, तो कोशिश ये करिए कि आपका छोटा अंक पहले होना चाहिए, बड़ा अंक बाद में। ये वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हालांकि सही है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट ज्यादा नहीं करते। हमेशा कैसे लिखते हैं? बढ़ते हुए क्रम में। दोनों सही है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में इसको ज्यादा माना जाता है। तो आप इसको जो लिखोगे, तो इसके गुणनखंड जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? 2 गुणा फिर 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है ना? ये इसके 210 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी के बेस पर हमको कुछ सवाल करने करेंगे। ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.1 न्यू बुक में। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो ये तुम्हारी 1.2 पर मिलेगी। ओके, अब इसमें यही सवाल आपके दिए गए हैं सेम, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140, 156 और 3825। इसमें आपके 3 सवाल हैं। 140, 156, 3825, इसमें शायद मुझे लगता है कि 5 सवाल। भाई मैं कह रहा था इसमें आपके 5 सवाल हैं, यहाँ पर केवल 3 ही लिखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 140 के आपको गुणनखंड करने हैं, 156 के गुणनखंड नहीं करने हैं, और 138 25, और बाकी 2 सवाल इसमें और भी हैं। ये आपकी 1.1 में मिलेगी न्यू किताब में, 1.2 में मिलेगी पुरानी किताब में। ठीक है, तो 140 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो जैसे पहला तरीका बताया था ना, वही तरीका। 140, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, हानि का 0। फिर काटो 2 से, 2 कितने का? 35 दूनी 70। फिर काटो 5 से, और 5 सत्ते 35। तो हम लिख सकते हैं कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणा 2। तो ये 2 बार हो रहा है, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। हम पावर 1 को 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये 140 के गुणनखंड आपके हो गए। अभाज्य संख्याओं का जब भी आपसे कहा जाए गुणनखंड करो, तो आप इसी क्रम में आपको इसको करना है। ठीक है, अब आप करते हैं 156 का, कि 156 के गुणनखंड करो। तो 156 के लिए भाई सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। 156 को आप ऐसे करके लिखोगे, और फिर करोगे 2 से। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, और 2 नया 18, 39 बचा। फिर काटोगे 3 से, 3 एकम 3, और 3 तिया 9। फिर बच्चा 13 से। ठीक है ना? तो इसके जो गुणनखंड होंगे 2, और ये 2 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 13। ये तुम्हारे किसके हो गए? 156 के। इस तरह आप कर सकते हैं। 38 तीसरा, 38 25। तो आप 38 25 को इस तरह लिख लीजिए। और आपको पता होगा, जिसके पीछे 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाती है। तो 38 25 तो 3, 2 से कटेगा नहीं। आप 3 से चेक कर लीजिए। 3 से वही संख्या करते हैं जिनका योग 3 से कट जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हासिल का 2 बचा, हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, और 3 पंजी 15, तो आ जाएगा 1275। फिर 3 से देखो काट के, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजी 15, कट जाएगा। 3 से फिर काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजी 15। फिर देखो 3 से क्या कट रहा है? 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 5 बच जाएगा। तो ये 3 से तो नहीं कटेगा। अब काटो 5 से, 5 अट्ठे 40, बचे 2, पचम 25। उसके बाद फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, और बचेंगे 3, 5 सत्ते 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही कटेगी। ठीक है ना? तो 3 गुणा 5 गुणा 7, हमें ये 17 ये हमको मिले। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 3 होंगे। 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2, और गुणा 17। ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे 3825 के। नेक्स्ट सवाल पर करते हैं 14, 5005। 5005
ठीक है। 5 यार, 5 सीधा 5 से काट के देखो, 5 और 5 10 होता है, तो ये 3 से तो नहीं कटने वाला। 5 से काटो तो 1 0 0 और 5 एकम 5। अब 1001 जो एक 5 से तो कटेगा नहीं। 11 से देखो, 11 से नीचे और कौन सी 5 से नहीं कटेगा। 6 से तो वैसे नहीं कटने वाला, क्योंकि ना ये 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। 7 से देखो, 7 दूनी मतलब 7 एकम 7, 3 बचेगा। 7 चौक 28 और 7 21, 7 से कट जाएगा। 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 बचे और हो गया 0 ताली 30 हो गए। 7 चौक 28 बचे 2 और 7 21। ठीक है, 143। 7 से अब ये नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 होता है, 3 से फल बचेगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा कितने कटेगा अब 11 से, क्योंकि 11 एकम 11 बचे 3 और 11 3 33, उसके बाद 13 से। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे हमारे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये तुम्हारे हो गए 5005 के। आगे सवाल करते हैं 7429। इसको यहीं पर कर लेते हैं, 7429 को। 7429। आप इसको जब काटोगे 7429 को, तो ये 7429 दो को यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से आप ट्राई कर लो, 7 और 4 11, 11 और 9 2 11, 11 11 होता है 22। तो ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली, 4 से तो वैसे ही नहीं कटेगी, क्योंकि जब 2 से नहीं कटे तो 4 से नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटने वाली। और अगली बार 5 बात आता है 7, तो 7 से ये 7 एकम 7, 6 7 42, 9 बचेगा, तो 7 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद आता है हमारा 11, 7 और 2 9 और 9 4 13। 13 और 11 का अंतर जो होता है वो 2 होता है, तो ये 11 से भी नहीं कटने वाली है। उसके बाद 11 के बाद 13 आता है, 13 13 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद 13 के बाद आता है 17। क्या ये संख्या 17 से कट रही है? कोशिश करो। 7400, 17 से कर में भी कट सकती है। 17 से काटोगे तो 17 चौका 68, 74 में जब 68 घटाओगे तो 6 बचेगा और 62 हो जाएगा। फिर 17 3 51, 62 में से जब 51 घटाओगे तो 2 में से गया तो 1 और 6 में 11 बचेगा और 9। हाँ, 17 3 70 हो जाएगा। तो 17 चौका 68, आपके बचे 62, 6 हासिल बचेंगे, 2 आ जाएंगे और 17 3 51, 11 और 17 119 कट जाएगा 17 से। उसके बाद ये 17 से फिर नहीं कटने वाली। 19 से देखो, अगली अभाज्य संख्या 19 है, तो 19 दूनी 38, बचे आपके 5 और आ गए 7, 19 3 57। तो ये 19 से भी कट गई। उसके बाद अब तो ये 23 ही कटेगी। तो 17 गुणा 19 गुणा 23, इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है। ये आपके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसमें सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में हम इसका नेक्स्ट आगे के जो सवाल हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और आप अगर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाली कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही आपको पार्ट 2 मिलेगा या जैसे मैं पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। आज के लिए